हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास को। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो और वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट्स एक्सेसिबल टू यू। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। द ऑडियो, द वीडियो इज एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। सभी कंफर्म कर देंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल बी चैप्टर 16 मनी सप्लाई को हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे और उसी के डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो M1, M2, M3 उसमें जो टर्म्स पढ़ी थी उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर ले। करेंसी विद पब्लिक हम किसको कहते हैं? तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि करेंसी विद पब्लिक क्या है। तो अगर हम करेंसी इन सर्कुलेशन जो टोटल करेंसी है उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं कैश विद बैंक्स को तो हमारे पास बच जाता है करेंसी विद पब्लिक। और हमने M1 कैलकुलेशन के लिए करेंसी इन सर्कुलेशन को नहीं लेना, M1 की कैलकुलेशन के लिए हमने करेंसी विद पब्लिक को लेना है। इसी तरह से ही डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। तो ऑल लायबिलिटीज विच आर पेबल ऑन डिमांड, और इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी हमने नोट कर लिया था। करंट डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग्स बैंक का जो डिमांड लायबिलिटी पोर्शन है वो हो गया, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटीज एटसेट्रा वो हो गए, ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव और रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर ओवरड्यू हैं तो वो भी डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर आ गए। अब हम बात करेंगे टाइम डिपॉजिट्स किसको कहेंगे, व्हाट इज मेंट बाय टाइम डिपॉजिट फॉर दैट पर्पस। टाइम डिपॉजिट्स क्या हैं? So time deposits are those which are payable otherwise than on demand। जो ऑन डिमांड पेबल नहीं है तो उनको हम इंक्लूड करेंगे टाइम डिपॉजिट्स के अंदर। So what is not included in a demand deposits, so that will be treated as term deposit। टर्म डिपॉजिट में क्या इंक्लूड होगा? व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन टर्म डिपॉजिट? सो जितने फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, डिफरेंट टाइप के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो दे विल बी पार्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट्स। कैश सर्टिफिकेट्स हैं, कई बैंक एफडी को कैश सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू कर देते हैं। और कैश सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। देन क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिपॉजिट में नहीं लेना है, वो बोरिंग का पार्ट होता है क्योंकि वहां प्रोमिसरी नोट इश्यू होता है। क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, एक होते हैं सिंपल डिपॉजिट्स एफडी,
एक होते हैं क्यूमुलेटिव एफडी, तो क्यूमुलेटिव एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं टर्म डिपॉजिट्स के अंदर। सो आई होप यहां तक हर चीज हमें अच्छे से क्लियर है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं, और लास्ट में सेविंग बैंक डिपॉजिट्स का जो टाइम लायबिलिटी पोर्शन है वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। सेविंग बैंक डिपॉजिट्स में जो टाइम लायबिलिटीज पोर्शन है, सेविंग बैंक अकाउंट्स में हमारे पास दो पोर्शंस रहते हैं, एक डिमांड लायबिलिटी पार्ट, एक टाइम लायबिलिटी पार्ट। करंट अकाउंट के अंदर ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है। सो डिमांड पार्ट तो ये है हमारा फ्लोटिंग बैलेंस। सो हमारे कस्टमर्स आते हैं, वो पैसा डिपॉजिट भी करवाते हैं और विड्रॉ भी करवाते हैं। ऑन एवरेज तकरीबन 15% पैसा वो है जो बैंक में डिपॉजिट होता है, विड्रॉ हो जाता है, और 85% पैसा वो है सेविंग बैंक अकाउंट्स में जो डिपॉजिट तो होता है लेकिन उतना विड्रॉ नहीं होता। सो ये एक इंडिकेटिव रेशियो है, नॉट एग्जैक्ट रेशियो। तो जो विड्रॉ नहीं होता है वो बन जाता है टाइम लायबिलिटी का पार्ट, और जो विड्रॉ हो जाता है फिर जमा हो जाता है फिर विड्रॉ हो जाता है वो है डिमांड लायबिलिटी का पार्ट। तो आई होप सेविंग बैंक में ये जो कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। सो मनी सप्लाई के सोर्सेज कौन कौन से हैं, मनी सप्लाई के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मनी सप्लाई के सोर्सेज, मनी सप्लाई के सोर्सेज में सबसे पहले आता है हमारे पास M3, जिसको हम डिराइव करते हैं ऑन द बेस ऑफ बैलेंस शीट अप्रोच। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि M3 में जो हम अप्रोच यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, वो कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं। तो M3 इट इज कैलकुलेटेड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बैलेंस शीट अप्रोच। सो बैलेंस शीट का डेटा उसमें से हम इसको लेते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग सेक्टर। तो जो हम बैलेंस शीट डेटा लेंगे वो बैलेंस शीट डेटा दो जगह का लेंगे, फ्रॉम टू प्लेसेस, वन फ्रॉम RBI बैलेंस शीट एंड सेकेंडली फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर के सभी बैंकों को ऐड कर लेंगे। सो रेस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अब हम नोट करेंगे कंपोनेंट्स। सो मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ड्रॉ करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, जिसमें RBI भी आ जाएगा और बैंक्स भी आ जाएंगे। इनकी लायबिलिटी साइड से हम इसको पिक करते हैं। सो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स को and various uses of the funds as obtained from asset sides
constitute the source of M3. सो M3 के जो सोर्सेज हैं वो हम एसेट साइड से पिक करते हैं. सो लायबिलिटी साइड से हम पिकअप करते हैं कंपोनेंट्स को और एसेट साइड से हम सोर्सेस को पिक करते हैं. अब हम M3 के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे क्या क्या है. सो मनी सप्लाई दैट इज M3, द कंपोनेंट साइड. इसमें क्या क्या आएगा? करेंसी विद पब्लिक, नॉट करेंसी इन सर्कुलेशन. क्विकली बता दीजिए करेंसी इन सर्कुलेशन और करेंसी विद पब्लिक दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन क्या होता है, क्विकली बता दीजिए. सो गैप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? करेंसी विद पब्लिक और करेंसी इन सर्कुलेशन दोनों में जो गैप है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्विकली बता दीजिए. तो वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, कहां रिफ्लेक्ट होता है वो? सो वो रिफ्लेक्ट होता है कैश विद बैंक्स. देन डिमांड डिपॉजिट्स बैंकों के हैं, फिर बैंकों के टाइम डिपॉजिट्स हैं और फिर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है. तो यही तो कंपोनेंट्स हैं. सो M3 के कंपोनेंट्स में क्या आता है? M1 आ जाता है. और M1 में क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक आ गई, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स आ गए, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आ गए. तो ये बन जाता है हमारा M1. और M1 में जब हम ऐड कर देते हैं टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स तो वो बन जाता है हमारा M3. तो ये सारे M3 के कंपोनेंट, जिसमें से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये M1 के कंपोनेंट्स भी हैं और M3 के कंपोनेंट्स भी हैं. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कॉमन हैं, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये दोनों के कॉमन कंपोनेंट हैं जो M1 के अंदर भी हमें नजर आएंगे और M3 के अंदर भी नजर आएंगे. नो मनी सप्लाई का सोर्स साइड में क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं. सो मनी सप्लाई का कंपोनेंट साइड हमने देख लिया. तो ये कंपोनेंट साइड था. अब उसका सोर्स साइड. तो आई होप यहां तक हर चीज हमें अच्छे से क्लियर है. अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे एवरीथिंग इज क्लियर. तो NQ टाइप करके कंफर्म कर दीजिए. तो टाइप MQ नो क्वेश्चन, so that I come to know yes everything is now properly understood. और सभी स्टूडेंट कंफर्म कर देंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म क्विकली. अब मनी सप्लाई का सोर्स साइड. सो सोर्स साइड में आता है हमारे पास नंबर 1 नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को जो क्रेडिट दिया गया नेट बेसिस के ऊपर कितना है. देन बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर,
जो कमर्शियल सेक्टर को बैंक लोन दिए गए। सभी स्टूडेंट ने कंफर्म नहीं किया है नो क्वेश्चन टाइप करके, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से उसको टाइप करके मुझे बता दीजिए। तो आई थॉट कि आप उसको कर देंगे, लेकिन मुझे अब उसको होल्ड करना पड़ेगा। देन तीसरा कंपोनेंट है बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स क्रिएट करते हैं। सो नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर। सो ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया गवर्नमेंट की करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक। गवर्नमेंट ने करेंसी इशू की है, उसके लिए गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है। और माइनस की एक आइटम बनती है, दैट इज नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो याद रखेंगे ये माइनस होगी इन चार के टोटल में से। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहेंगे, इसीलिए इनको केयरफुली अंडरस्टैंड भी करना है, नोट भी करना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं इनको क्विकली। नेट बैंक क्रेडिट टू गवर्नमेंट, जो बैंक क्रेडिट गवर्नमेंट को दिया हुआ है, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, डेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं। देन बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, ये हमारे नॉर्मल लोन्स हो गए। देन बैंकों ने जो फॉरेन एक्सचेंज के एसेट क्रिएट किए नेट बेसिस के ऊपर। देन गवर्नमेंट की जो करेंसी लायबिलिटी है पब्लिक के प्रति, एंड माइनस कर देना नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे सोर्सेज साइड ऑफ मनी सप्लाई। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं जिसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। इसके भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर, ये अप्रोच हम मनी सप्लाई को यूज जहां करते हैं तो ये मिल्टन फ्राइडमैन एंड एना शिवार्ज ने दिया। तो द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई वाज प्रोनाउंस्ड बाय मिल्टन फ्राइडमैन एंड अन्ना शिवार्ज। तो ये दो ऑथर्स हैं जिनके साथ एसोसिएटेड है ये कॉन्सेप्ट कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। ऑथर का नाम याद रखना है। नो, मनी मल्टीप्लायर हमें बताता क्या है। सो इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस, ये एक्सप्लेन करता है उस प्रोसेस को थ्रू विच द बेस मनी, जो प्योर मनी है जिसको हम M0 कहते हैं उनके हिसाब से, so that is created by the central bank in multiples in the banking system to the stock of broad money at any point of time. तो M0 जो बेस मनी है, जब बैंकों के थ्रू ये पब्लिक के पास जाता है तो इसमें से कुछ पार्ट कंज्यूम हो जाता है, कुछ पार्ट सेव रहता है। सेविंग वाला ये पैसा बैंकों में डिपॉजिट आ जाता है, बैंक इसका लोन देते हैं और लोन वाला पैसा जब स्पेंड किया जाता है तो फिर ये वापस मनी बन जाता है और ये साइकिल इस प्रकार से मूव करता रहता है। इससे जो M0 है बेस मनी, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाती है,
ये ब्रॉड मनी के इक्विवेलेंट हो जाती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इस साइकिल को हम इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर। सो 3 इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, सॉरी नॉट डेट्रीमेंट्स। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट determinants of money multiplier। सो ये डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं जो मनी मल्टीप्लायर को डिटरमिन करते हैं? तो एक है उसमें करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। तो टोटल कैश, टोटल डिपॉजिट। सो करेंसी टू कैश टू डिपॉजिट रेशो, हम कई बार इसको कैश टू डिपॉजिट रेशो भी बोल देते हैं। तो ये रेशो डिपेंड करेगी कि पब्लिक करेंसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है या बैंक डिपॉजिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। पब्लिक के उस बिहेवियर के ऊपर इसको डिपेंडेंट है ये। सो इट डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। सो देयर आर पर्सन्स जो सारी करेंसी अपने पास मेंटेन करना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास रिलेटिवली कम करेंसी है वो बैंक डिपॉजिट में कम रखते हैं। तो जिनके पास ये लिक्विडिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा पोर्शन बैंक में रखेंगे और कुछ पोर्शन वो करेंसी का रखेंगे। तो ये पब्लिक के बिहेवियर के ऊपर ऑन द होल डिपेंड करेगा। सो सेकंड है रिक्वायर्ड रिजर्व्स टू टोटल डिपॉजिट्स। रिक्वायर्ड रिजर्व्स, तो रिक्वायर्ड रिजर्व्स क्या है? तो रिक्वायर्ड रिजर्व्स है हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो डिपेंड करेगा सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के ऊपर। इंडिया में सेंट्रल बैंक RBI है, तो RBI CRR कितना फिक्स करता है? सो कितने परसेंट? 3% है तो पोजीशन डिफरेंट होगी, 4% है तो पोजीशन डिफरेंट होगी, 4.5 है तो पोजीशन डिफरेंट होगी, 5 है तो पोजीशन डिफरेंट होगी। और तीसरा है एक्सेसिव रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय बैंक्स विद सेंट्रल बैंक एज परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट लायबिलिटीज। तो ये डिपेंड करेगा बैंकों के बिहेवियर के ऊपर। तो ये एक्सेस रिजर्व्स ये आ जाते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की फॉर्म में, SDF। सो बैंकों के पास जो सरप्लस कैश है, सरप्लस लिक्विडिटी है, वो RBI के साथ डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक्स। तो ये डिपेंड करेगा कमर्शियल बैंकों की पॉलिसी या उनके बिहेवियर से। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स हो गए मनी मल्टीप्लायर के। पहला है कैश टू डिपॉजिट रेशियो, सेकंड है CRR, और थर्ड है एक्स्ट्रा रिजर्व। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ SDF। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए। सो कर देंगे कंफर्म बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। सभी स्टूडेंट्स कर देंगे ये कंफर्मेशन। और मनी मल्टीप्लायर लिंक है बिटवीन ब्रॉड मनी एंड रिजर्व मनी। तो 3 तरह के मनी हमारे पास हैं। एक है रिजर्व मनी, वो M0 है,
वो एकेडमिक कॉन्सेप्ट है। एक है M1 जिसको हम कहते हैं नैरो मनी, और एक है M3 जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी। और जो मनी मल्टीप्लायर है वो एसोसिएटेड है इन दो के साथ, M0 एंड M3। समटाइम हम मिस्टेक कर सकते हैं उसको M1 के साथ लिंक करके, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है ये कंफर्मेशन, क्या मैं जान सकता हूं कि उनका कोई रिजर्वेशन है कि ये कंफर्मेशन देने में? एनी रिजर्वेशन? अगर ऐसी रिजर्वेशन नहीं है तो फटाफट स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो जिन्होंने स्माइलिंग आइकन अभी तक भी पोस्ट नहीं किया है और सिंपली वो बैठे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से इसको क्विकली कर दीजिए। कर दीजिए क्विकली जिन जिन का रहता है। सो मनी मल्टीप्लायर कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला है मनी मल्टीप्लायर को डिराइव करने के लिए। ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी। सो रिजर्व मनी है बेस मनी, तो M0 डिवाइडेड बाय M3 डिवाइडेड बाय M0। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सिंपल सा। लेट अस राइट ए सिंपल क्वेश्चन। रिजर्व मनी है 300, नैरो मनी है 320, ब्रॉड मनी है 1590। मनी मल्टीप्लायर कितना होगा कैलकुलेट कर दीजिए। व्हाट विल बी मनी मल्टीप्लायर? तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा बता दीजिए क्विकली। तो कर देंगे मनी मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन। यस, व्हाट विल बी द आंसर? मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? सो 1590 डिवाइडेड बाय 300, तो इट विल बी 5.3। सो मनी मल्टीप्लायर होगा 5.3 का। सो कुछ देर के लिए आपका जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास सेशन का पीरियड बचा हुआ है वो इतना नहीं है कि हम किसी टॉपिक को डिस्कस कर सकें, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, और वो है लाइक डिसलाइक को कंप्लीट करना। तो जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। सो इससे पहले कि हम सेशन को वाइंड अप करें, हाँ, यहाँ पे एक बात मैं फिर दोबारा से कहना चाहूँगा। नो दिस इज द टाइम, अब हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन से तो तब तक आपके फंडे वीक रहेंगे। तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यूज करना शुरू कर दीजिए, कहीं से भी अरेंज करिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और अगर
कहीं से भी आपको लेना है तो हम आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं हमारी ऐप के थ्रू। तो आप प्रैक्टिस को अब डिले मत करिए, तो प्रैक्टिस इमीडिएटली स्टार्ट कर लीजिए। सो मनी सप्लाई के जो बाकी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेसन्स के अंदर। और अभी इस सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, तो हम नेक्स्ट सेशन में इन बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप के अंदर मैसेज बॉक्स बना हुआ है, तो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन के साथ, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलती रहें और कोई क्लास को आप मिस ना करें। चलिए अब मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।